हेलो दोस्तों, मैं आशीष आप लोग के अपने YouTube चैनल अपग्रेड CSC अकेडमी पे आप लोगों का एक बार पुनः स्वागत करता हूँ। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने देखा कि हम लोग का इसमें इंडियन ज्योग्राफी का जो लेक्चर चल रहा है उसमें हम लोग ने उत्तर का पर्वतीय भाग हम लोग ने 2-3 पार्ट में उसको कम्प्लीटली हमने उसको देख लिया है ना। उत्तर का पर्वतीय भाग में हमने उसको बहुत डिटेल में उसको पूरा पढ़ाया है आप लोग को। पहले उसको हमने ट्रांस हिमालय और फिर उसके बाद मुख्य हिमालय, उसके फिर उसकी विशेषताओं के साथ उसको पूरी तरीके से, फिर पूर्वांचल की पहाड़ियों को भी उसमें समाहित करते हुए हमने लोगों ने उसको पूरी समग्रता के साथ उसको पढ़ा है। ठीक है, यहाँ पर देखिए आज क्या हम लोग पढ़ने वाले हैं, उसका अगला पाठ ही है उत्तर मतलब हम लोग के भारत के भौतिक प्रदेशों का जो अगला पार्ट है आप क्या है, उत्तर भारत का विशाल मैदान। ठीक है, उत्तर भारत का विशाल मैदान। ठीक है, उत्तर भारत का विशाल मैदान हम लोग को किस तरीके से पढ़ना है थोड़ा समझ लीजिए। देखिए, एक आपको ये फिगर दिख रहा है और एक ये फिगर दिख रहा है ना। देखिए, ये लिखा हुआ प्रादेशिक विभाजन और ये लिखा है मतलब बना है छोटा सा फिगर। तो इस फिगर को बनाने का मतलब औचित्य ये है कि आप लोग को एक समग्रता के साथ, जैसे पूरे उत्तर भारत का जो मैदान है उसके बारे में जो भी जो महत्वपूर्ण चीजें हैं उसको बता दें, फिर उसका हम लोग विभाजन करेंगे। विभाजन एक प्रादेशिक विभाजन ये करेंगे, उससे पहले हम लोग क्या करेंगे, भौतिक लक्षणों के आधार पर भी एक बार इस मैदान का विभाजन करेंगे। भौतिक लक्षणों के आधार पर जो विभाजन करेंगे उसमें आप लोग देखेंगे, उसमें हम लोग खादड़, बांगर, तराई इस सब की बात करेंगे और बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें डायरेक्ट उससे क्वेश्चन आता है। ठीक है, भौतिक लक्षणों के आधार पर अगर आप लोग को लिखने के लिए भी आ गया तो आप लोग बहुत अच्छे से लिख लेंगे, ये श्योर है। ठीक है, उसके बाद हम लोग प्रादेशिक विभाजन उसको देखेंगे, तो हम लोग बारी बारी से देखेंगे और देखते हुए आराम से इसको कवर अप कर देंगे। ठीक है, थैंक यू। चलिए आप इसको आगे बढ़ते हैं। हाँ, आगे बढ़ने से पहले आप लोग से एक निवेदन है कि कृपया आप लोग प्लीज सपोर्ट करें हम लोग का, लाइक सब्सक्राइब को बढ़ाएं, खुद करें, अपने दोस्तों में भी शेयर करें। आप लोग करेंगे तो अब देख ही रहे हैं कि अब यहाँ पर सिर्फ आपके लाइक सब्सक्राइब का ही हम लोग को प्रोत्साहन है। ठीक है ना, तो प्लीज आप लोग करें। ठीक है, थैंक यू। आगे देखिए, चलिए हम लोग बढ़ते हैं। देखिए, मैंने इसका उत्तर भारत का विशाल मैदान ये मैंने एक छोटे से फिगर में आपको बताया है। देखिए इसमें क्या है, इस क्षेत्र से मतलब ये क्षेत्र आपको जो रीजन है इसको मैं बताऊंगा कहाँ से कहाँ तक है और यहाँ तक, यही है आपके उत्तर भारत का विशाल मैदान। इससे पहले आप जानते हैं इधर का कौन सा पर्वतीय क्षेत्र हम लोग पढ़ा है, अगर आपको याद होगा हम लोगों ने यहाँ पर हिमालय के पर्वतीय थोड़ा मिक्स हो गया, आप लोग समझ गए होंगे। ये हम लोग अभी इसका अध्ययन कर चुके हैं और उसी के गिरपात से लगता हुआ हमारा ये मैदानी क्षेत्र है। ठीक है, चलिए इसके विस्तार की बात कर ले अगर हम लोग, देखिए इसका विस्तार कहाँ से, तो ये मैंने फिगर बनाया हुआ, फिगर में देख रहे होंगे ये थोड़ा सा पाकिस्तान का भी क्षेत्र है। हम चूंकि उत्तर भारत का देख रहे हैं, अपने भारत का देख रहे हैं, तो अगर भारत में हम देखें तो ये राजस्थान, उत्तरी राजस्थान, देखिए उत्तरी ये राजस्थान आपका इधर पूरा है, उत्तरी राजस्थान की बात कर रहे हैं। उत्तरी राजस्थान, पंजाब और हरियाणा के मैदान से लेते हुए ये देखिए पूरा उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल को कवर अप करते हुए ये असम तक फैला हुआ है। कहाँ तक, असम तक फैला हुआ है। तो कहाँ से इसका विस्तार है, अगर इसको हम प्रादेशिक तरीके से बांटे तो क्या बोलेंगे इसको, उत्तरी राजस्थान, पंजाब और हरियाणा के मैदान को लेते हुए ये उत्तर प्रदेश है ना, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल लेते हुए कहाँ चला गया है ये आपका असम तक। ठीक है, ये इसका हो गया विस्तार। और इसकी अगर इसकी हम लंबाई चौड़ाई की बात करें, ठीक है, इसकी इस मैदान की अगर हम लंबाई चौड़ाई की बात करें तो मान के चलिए ये 3200 किलोमीटर लंबा और 150 से 300 किलोमीटर चौड़ा, इस तरीके से इसका विस्तार है। देखिए यहाँ जाके सकरा हो गया है ना, इस तरीके से अगर कहीं इसका 300 किलोमीटर चौड़ाई है तो कहीं इसकी चौड़ाई कितनी है, 150 किलोमीटर है, उससे भी कम, और कहीं कहीं आपको इसमें वेरिएशन मिल सकता है। ठीक है, इससे घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, अलग अलग किताबें अलग अलग मेजरमेंट डाली है, लेकिन ये एक आपका है मानक, इसमें आपका आ जाएगा। ठीक है, 150 से 300 किलोमीटर तक की इसकी चौड़ाई है और 3200 किलोमीटर लगभग इसकी लंबाई का क्षेत्र आता है। ठीक है, अब इस मैदान का देखिए, ये मैदान है, इसके निर्माण की बात कर ले, निर्माण हुआ कैसे है ना। देखिए निर्माण की क्या बात करें कि ये मैंने आपको बताया, इसीलिए देखिए यहाँ पर पर्वतों को मैंने बना दिया है, आप समझिए कि ये हिमालयी पर्वतों द्वारा जो हमारी नदियां निकली हैं, ठीक है, जैसे जैसे सिंधु हो गया है ना, सिंधु, सतलज, गंगा, ब्रह्मपुत्रा और उनकी सहायक नदियां, किन कौन नदियां, अगर हम ऐसे नदियों के बारे में बात कर ले तो सिंधु, गंगा,
ब्रह्मपुत्रा, यहाँ देखिए सतलज भी लिख लीजिए क्योंकि भारत में सतलज का प्रभाव है, ठीक है। सतलज, ये इन नदियों और इनकी सहायक नदियों, ये नदियाँ, ये मुख्य नदियाँ हैं और इनकी सहायक नदियों के द्वारा लाए गए, हिमालयी नदियाँ हैं ये, और इनके द्वारा लाए गए अवसादों से निर्मित है ये हमारा पूरा मैदान, ठीक है। समझ गए आप लोग। तो किनके द्वारा इसका निर्माण किसके द्वारा हुआ है? सिंधु, सतलज, गंगा, ब्रह्मपुत्र इत्यादि जो मुख्य नदियां हैं और उनकी तमाम छोटी छोटी सहायक नदियां हैं। अपवाह तंत्र आपने पढ़ा होगा तो जरूर आप देखे होंगे, उसमें बहुत डिटेल से हमने इसको पढ़ाया है। तो इनके द्वारा लाए गए अवसादों से ही इनका निर्माण हुआ है, समझ गए आप। तो ये आपको ये विस्तार और इसका निर्माण ये आपको पता चल गया। अब इसी क्षेत्र की अगर इस जो मैदान बना है इसकी अगर ऊंचाई समझ लें, ऊंचाई हम कहाँ से मेजर करते हैं? समुद्र तल से। ऊंचाई कहाँ मेजर करते हैं? समुद्र तल से। अगर इसकी ऊंचाई बात करें तो लगभग 50 मीटर से 150 मीटर, 50 मीटर से 150 मीटर तक की इसकी ऊंचाई है समुद्र तल से। समझ गए आप लोग, ठीक है। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। थोड़ी सी प्रॉब्लम थी टेक्निकल, उसको देखना पड़ा था, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, इसकी ऊंचाई अगर हम देखें तो समुद्र तल से 50 मीटर से 150 मीटर की इसकी ऊंचाई है समुद्र तल से। आप अच्छी तरह जानते हैं इतनी ऊंचाई नहीं रहेगी तो क्या होगा, समुद्र तल से मिल जाएगा तो फिर मैदान का कोई महत्व नहीं रह जाएगा। मतलब ये जो इसका अवसादों का जो निक्षेपण होते हुए जिनकी ऊंचाई हुई है ना लगातार, चूंकि आप लोग अच्छी तरह जानते हैं कोई भी स्थलाकृति का बनना बिगड़ना एक दिन का काम नहीं होता, हजारों लाखों साल का होता है। तो ये हिमालयी नदियाँ लगातार इसमें हिमालय से लाए गए, हिमालय द्वारा लाए गए और साधु से लगातार यहाँ पर निक्षेपण करते गए उसी द्वारा ये हमारा मैदान बना है, ठीक है। अच्छा, एक चीज यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर जो ये मैंने सिंधु लिखा है, ठीक है, ब्रह्मपुत्रा, सतलज, गंगा, सिंधु। देखिए सिंधु ये मैंने चित्र बनाया हुआ है, क्योंकि सिंधु का बहुत ज्यादा अपवाह हमारे मैदानों में है नहीं, है ना, इसलिए इसका मैदानी क्षेत्र कहाँ पहुंच जाता है, ये लगभग पाकिस्तान पहुंच जाता है ना। जो सिंधु द्वारा जो बना हुआ मैदान है वो पाकिस्तान के कुछ क्षेत्र में, भारत में बहुत हल्का सा है, लेकिन चूंकि मैदानी क्षेत्र पढ़ रहे थे इसलिए इसको मैंने, उसका योगदान है मैदान को बनाने में, हालांकि अलग है कि पाकिस्तान में जा चुका है तो उसको हमने यहाँ पर लिख दिया था। इसलिए अगर हम लोग अपने भारत के देखें तो देखिए गंगा और ब्रह्मपुत्रा का ज्यादा योगदान है हमारे मैदानों के निर्माण में, अपने भारतीय क्षेत्र में ना। इसलिए इसको हम और क्या बोल सकते हैं, गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, एक और नाम अगर इसको दें अपने भारत के लिए, भारत के प्रदेश से, तो क्या बोल देंगे, गंगा ब्रह्मपुत्र मैदान, ठीक है, गंगा ब्रह्मपुत्र मैदान, ये भी कह सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से अब ये आपको मैंने पहले बताया कि जब ये नदियों द्वारा लाए गए और साधु से इसका निर्माण हुआ है, इसका मतलब ये जलोढ़ मृदा होगा, है ना, obvious सी बात है, क्योंकि नदियों द्वारा लाया गया है जलों के द्वारा, तो ये मिट्टी कैसी है, जलोढ़, है ना, कैसी है, जलोढ़। तो अब सिर्फ जलोढ़ के मैदान के बारे में मत समझिए, ये समझिए कि ये जलोढ़ का जो मैदान है कि पूरे विश्व में जलोढ़ मैदान के रूप में जो भी हमारे मैदान पाए जाते हैं, जहाँ जलोढ़ मैदान जहाँ भी पाए जाते हैं, सबसे विस्तृत जलोढ़ का मैदान है ये, सबसे विस्तृत जलोढ़ मैदान है ये। इसकी खासियत है कि ये छोटा मोटा मैदान आपको नहीं लग रहा है ना, आप देखिए पूरे उत्तर भारत को लगभग कवर कर रहा है, पर्वतीय को छोड़ दे तो लगभग पूरे उत्तर भारत को कवर कर रहा है। तो इसको हम क्या कह सकते हैं, ये जलोढ़ मैदान का सबसे विस्तृत मैदान है, ठीक है, जलोढ़ मृदा का ये सबसे विस्तृत मैदान है। और इसकी खास बात क्या है, अब देखिए, अब समझिए, यहाँ पर जलोढ़ मृदा हो गई और जलोढ़ मृदा बहुत उपजाऊ होती है ना। अब सिर्फ जलोढ़ मृदा ही नहीं है, अब देखिए इसकी खास बात, आप अच्छी तरह जानते हैं ये क्या है, पर्वत, हिमालय पर्वत रेंज है पूरा। तो ये आपको मैंने पहले ही बता चुका है कि इधर से आने वाली हिमालय पर्वत की जो विशेषताएं बता रहे थे, क्या मैंने बताया था, इधर से आने वाली ठंडी हवा हमारे हिमालय पर्वत रोक देते हैं, अवरोध का काम करते हैं, है ना। तो देखिए इधर से जो बर्फीली हवाएं आ रही उनके लिए अवरोधक का काम किए, और इधर से जो जाने वाली दक्षिण पश्चिम मानसून है, मानसून हम लोग पढ़ेंगे तो बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, बहुत अच्छा आप लोग लगेगा। मानसून का मतलब आप लोग मजा ले सकते हैं कि मानसून कैसा होता है, कैसे आता है। फिलहाल आप लोग इतना समझिए कि जो हमारा दक्षिण पश्चिम मानसून होता है, ये होता है ना इस तरीके से दक्षिण पश्चिम, ठीक है, दक्षिण पश्चिम मानसून जाता है तो हमारा क्या करता है,
इसी हिमालय पर्वत से इस तरह जाता है, ठीक है। हिमालय पर्वत से टकरा के इसी क्षेत्र में पर्याप्त वर्षा करता है, ठीक है। इस क्षेत्र में क्या करता है, पर्याप्त वर्षा करता है। देखिए इस क्षेत्र की मैं विशेषता बता रहा हूं, ध्यान से देखिए क्या है, जलोढ़ मृदा जो कि कृषि के लिए बहुत उपयुक्त है ना, सबसे उपजाऊ मानी जाती है पहली। दूसरी, इसकी वजह से ठंडी हवाओं को रोक देता है, तो यहाँ पर तापमान का एक जो एक पीरियड बना रहता है, मतलब तापमान एक अच्छा तापमान का होता है। जैसे मान लीजिए आपका कभी भी तापमान इतना नीचे नहीं जाता कि हमारे कृषि के लिए नुकसानदायक हो, कहने का मतलब सिर्फ ये है, ठीक है। तो ये क्या है, ये किस तरीके का जलवायु का यहाँ का निर्माण करता है, उष्ण कटिबंधीय, है ना, उष्ण कटिबंधीय जलवायु। मैंने पहले बता दिया, वर्षा, पर्याप्त वर्षा का क्षेत्र, है ना, पर्याप्त वर्षा का क्षेत्र। और एक चीज, पर्याप्त वर्षा क्षेत्र है और ये नदियां यहीं से आके, नदियों का ही तो अवसाद है ना, अवसाद से बना हुआ है, तो नदियां इसी क्षेत्र में से होकर बहती होंगी ना, तो पर्याप्त नदियां भी हैं। तो वर्षा के साथ, मतलब पर्याप्त वर्षा तो है ही है, साथ नदियों के जल की उपलब्धता। कुल मिला के ये कहने का मतलब है इसका कि पर्याप्त जलापूर्ति है। क्या है, पर्याप्त जलापूर्ति है। अब बताइए, जहां पर मृदा अच्छी हो, उपजाऊ हो, है ना, जलोढ़ मृदा हो, जलवायु हमारी कृषि के अनुकूल हो, है ना, और पर्याप्त जल की उपलब्धता हो, तो वहाँ कृषि कैसी होगी। जोड़िए इसको, लिंक करिए। पहले जलोढ़ से बना, वहाँ का जो इस क्षेत्र की विशेषताओं में जो कृषि के कंप्लीटली इसके क्या है, इसके लिए उपयुक्त है हर तरीके से, चाहे वो मिट्टी हो, चाहे जलवायु हो, और चाहे पर्याप्त जल की उपलब्धता हो। उसके बाद क्या होगा, कृषि, यहाँ पर कृषि फलेगी फूलेगी। यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगला पॉइंट क्या हो जाएगा यहाँ पर, इसकी वजह से कृषि, ठीक है, किसकी कृषि होगी, कृषि किसकी होगी, आप समझ रहे हैं। जब सारे कुछ हमारे जो यहाँ का एटमॉस्फेयर है, सब कुछ है हमारे फेवर में, सब किस, मतलब आप चाहे धान की किसी खेती कर लें, गेहूं की कर लें, है ना, गेहूं, धान, गन्ना, कपास, जूट इत्यादि, इन सब की कृषि के लिए क्या है, ये बहुत उपयुक्त है। इसीलिए आप लोग को पता होगा, जो हमारा उत्तर प्रदेश है इसी रीजन में पड़ता है, और ये खाद्यान्न में क्या है, खाद्यान्न उत्पादन में नंबर 1 है, समझ रहे हैं ना। पश्चिम बंगाल भी यहाँ है, इसीलिए है, चावल के उत्पादन में नंबर 1 है। बात समझ में आ गई आप लोग को। कारण ये है कि ये इस रीजन की विशेषता है, इस क्षेत्र की विशेषता है, ठीक है। अब ये बताइए, अगर कृषि आप अच्छी तरह जानते हैं, अगर इतिहास पढ़ेंगे, इसका ऐतिहासिक कालक्रम इसी तरीके से है कि हम लोग को जनसंख्या का घनत्व वहां ज्यादा पाया जाता है जहां पर सबसे पहले कृषि की उपलब्धता हुई, है ना। उसी के हिसाब से इसको जोड़िए। अगर यहाँ पर कृषि के लिए उपयुक्त दशाएं एकदम हैं, अच्छी दशाएं हैं, उपयुक्त दशाएं क्या कली अति उपयुक्त दशाएं हैं, तो आप समझ लीजिए कि यहाँ पर जनसंख्या घनत्व क्या होगा, उच्च, क्या होगा, जनसंख्या घनत्व उच्च, है ना, जनसंख्या घनत्व क्या होगा, उच्च होगा। इसीलिए आपको पता होगा, अगर आपने सेंसस पढ़ा होगा, तो आपका जो बिहार है जनसंख्या घनत्व में नंबर 1 है ना, जनसंख्या घनत्व में बिहार नंबर 1 है। कारण यही है क्योंकि बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, ये सब इस रीजन में पढ़ने के कारण यहाँ पर कृषि की बहुत अधिकता है, कृषि कार्य को बहुत ज्यादा होता है, उसकी वजह से यहाँ जनसंख्या घनत्व भी बहुत ज्यादा है। बात समझ गए आप लोग। तो मैंने इस क्षेत्र का एक जो विशेषता थी, मतलब कि उसको मैंने यहाँ पर कंप्लीटली आपको बता दिया। अब इसका मैंने बताया था कि ये विशेषताओं के बाद हमने क्या बताया है, इसका
भौतिक लक्षणों के आधार पर इसका विभाजन करना है। ठीक है, तो ये एक समग्र रूप से इसकी जो विशेषता हो गई इस आपके उत्तर भारत के मैदान का, वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, चलिए देखते हैं भौतिक लक्षणों के आधार पर इसकी क्या विशेषता है। और वो मतलब ये तो इम्पोर्टेंट है, ये इसको आप लिखने के लिए देखिए यहाँ पर आराम से इसका देखिए, अगर आपको लिखने के लिए भी आ गया उत्तर भारत के विशाल मैदान का, सिर्फ आपको मान लीजिए टिप्पणी करनी हो गई 100 शब्दों में, तो आप आराम से पहले इसका विस्तार बताएं, कहाँ से कहाँ तक है विस्तार मैंने आपको बताया। उसके बाद इसकी समुद्र तल से ऊंचाई, ये सब पूरा बताने के बाद आराम से इसकी जरूर निर्धारित खासियत को जोड़ते हुए कृषि के बाद जनसंख्या घनत्व, और जनसंख्या घनत्व के बाद आप समझ सकते हैं जनसंख्या घनत्व है, कृषि है, जिससे यहाँ आपके उद्योग के लिए यहाँ पर कच्चे माल का उत्पादन यहाँ पर बहुत ज्यादा होगा। इसको आप आर्थिक रूप से जोड़ सकते हैं, मतलब इसको आप जोड़ेंगे तो आप आराम से एक अच्छा सा नोट तैयार कर लेंगे। ठीक है, आपके लिए आंसर के लिए पर्याप्त होगा, इसको आप लिख सकते हैं। मैंने बताया तो आपको प्रीलिम्स के उद्देश्य है, लेकिन आप इसको आराम से लिख भी सकते हैं मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, चलिए ये आपके हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ये सब चीजें कहाँ से कहाँ तक विस्तार है ना। चलिए अब हम लोग इसका देखेंगे भौतिक लक्षणों के आधार पर विभाजन, किसका, उत्तरी मैदान का। देखते हैं, देखिए इसका हम लोग भौतिक लक्षणों के आधार पर विभाजन करेंगे, तो इसको भी हम लोग 5 भागों में बांटेंगे। ठीक है, जो देखिए क्या है वो भौतिक भारत के मैदान का भौतिक लक्षणों के आधार पर इसका विभाजन। देखिए भौतिक लक्षणों के आधार पर विभाजन करने का मतलब ये है कि मैदान है, मैदानों में कैसी, मतलब उसकी मिट्टी कैसी है, उसमें कैसे उसका गुण कैसा है, उसके आधार पर इसको हम लोग बांटेंगे। देखेंगे आप लोगों को तो बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। देखिए इसको 5 भागों में बांटा गया। सबसे पहले क्या है आपका भाबर क्षेत्र, दूसरा तराई क्षेत्र, तीसरा बांगर क्षेत्र, चौथा क्या है खादर, सबसे महत्वपूर्ण खादर, और आपका अंतिम है डेल्टा है। इसके बारे में आई थिंक सबको पता होगा, मैंने अपवाह तंत्र में डेल्टा के बारे में पूरी तरीके से बताया था, यहाँ पे थोड़ा सा चर्चा करेंगे, इसमें बहुत कुछ ऐसा नहीं है, लेकिन डेल्टा के बारे में अपवाह तंत्र में अब मैंने आपको एक अच्छे तरीके से इंफॉर्मेशन दी थी। अगर आप लोगों ने इसके बाद का ये आपका कंप्लीट होगा, भौतिक विभाजन जब कंप्लीट होगा ये चैप्टर 3, तो आपका अपवाह तंत्र ही होगा। लेकिन अपवाह तंत्र मैंने आपको पहले से ही बहुत डिटेल में पढ़ा चुका है, प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र, गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र सिंधु अपवाह तंत्र सबको अलग अलग पढ़ाया है, इसलिए आप लोग वहाँ जाके जरूर देखें उसको। ठीक है, हाँ, तो यहाँ पर इस तरीके से भौतिक आधार पर, किस आधार पर, भौतिक लक्षणों के आधार पर 5 भागों में मैंने इसको बांटा है, भाबर, तराई, बांगर, खादर और डेल्टा। ठीक है, देखिए ये आप लोग बस इसको नोट कर लीजिए, तो मैं इसको मिटा के फिर आपको एक फिगर के माध्यम से इन 5 के बारे में आपको बहुत तरीके से बता दूंगा और आप लोग के दिमाग में बैठ जाएगा। थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है लोगों को, लेकिन निश्चित रूप से आज कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। ठीक है, ये है आपके 5 भाग। चलिए इसको देखते हैं। मैंने आपको पहले बताया, देखिए जैसे अगर इस तरीके से आपका पश्चिम से पूर्व आपके हिमालय का विस्तार है, हिमालयन रेंज का, इस तरीके से है ना, इस तरीके से रेंज का विस्तार है। ये मान लीजिए आपका ग्रेटर हिमालय होगा, तो उसके दक्षिण में हमारा क्या था, लघु हिमालय था, और सबसे नीचे हमारा क्या था, शिवालिक हिमालय था, है ना। ग्रेटर हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय, इस तरीके से हम लोगों ने इसका रेंज पढ़ा था, इसके बारे में विस्तृत। अब चूंकि मैंने आपको बताया कि मैदानों का विकास इन्हीं हिमालयी नदियों से लाया गया और साधुत हुआ है। ठीक है,
तो हिमालयी नदियां ऐसे होकर निकलती होंगी, शिवालिक से निकली होंगी। अब शिवालिक का ऐसे विस्तार आप समझिए, इस तरीके से पहाड़ है और उसका गिरिपात, ठीक है। मतलब शिवालिक के दक्षिण में, गिरिपात की बात मैं कर रहा हूँ। गिरिपात का मतलब जहाँ पर जैसे ये आपका कोई पर्वत है, ये यहाँ से उठा है, ये आपका क्या हो गया, गिरिपात क्षेत्र हो गया, ठीक है, गिरिपात क्षेत्र हो गया, ठीक। तो मैंने आपको जो 5 भागों में इसको भागा, इसका बांटा। सबसे पहला क्या था, भाबर। उसी चीज को मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ। ये देखिए कि मतलब मैंने बोले शिवालिक है, शिवालिक के बाद से इसका क्षेत्र स्टार्ट होता है। ये बताना इसलिए जरूरी था कि आपके दिमाग में चित्र बनता जाए, ठीक है। अब मैं इसको एक शिवालिक का सिर्फ एक पर्वत श्रृंखला के रूप से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। समझिए, देखिए, जैसे मैंने इसको लिया, मान लीजिए शिवालिक है, ठीक है। अब शिवालिक के गिरिपात में जो शिवालिक से जो नदियां निकल रही हैं, ठीक है, वो अपने साथ इसके गिरिपात में, शिवालिक के गिरिपात में अपने द्वारा लाए गए बड़े बड़े गुलास्मों, पत्थरों, बजरी, कंकड़, पत्थरों का एक जमावड़ा यहाँ पर छोड़ देती हैं, ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, कहां से, शिवालिक द्वारा, हिमालय नदियां शिवालिक की गिरिपात में इस तरीके के जो बड़े बड़े पत्थर होते हैं अपने द्वारा जो बहा के लाती हैं, उसको बड़े पत्थर, उससे छोटे पत्थर, बजरी, है ना, कंकड़, इन सबों का जमावड़ा यहाँ पर इकट्ठा करती हैं। इनका मतलब इनकी स्थिति ऐसी रहती है, समझिए ध्यान से, इनकी स्थिति ऐसी रहती है कि जो पर्वतीय प्रदेशों से जो छोटी मोटी नदियां आती हैं वो इसमें विलीन हो जाती हैं। मतलब ये मान के चलिए इसमें नदियां विलीन ही हो जाती हैं, समझ रहे हैं आप लोग ना। मतलब कहने वाला आप समझिए कि बहुत सारे बड़े बड़े पत्थरों का इससे लगा है तो नदी इसके नीचे से बहने लगती है, ऊपर दिखती ही नहीं है। बात समझिए, विलीन होने का मतलब ये नहीं सूख नहीं जाती है, इसके अंदर से बहने लगती है, तो यहाँ पर दिखती नहीं है। इसी क्षेत्र को हम लोग क्या बोलते हैं, भाबर प्रदेश। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, भाबर। मैंने बताया था ना इसको 5 भागों में, पहला जो भाबर था ये ऐसा ही है, ठीक है, ये। अब इसका अगला है भाबर प्रदेश की कुछ और विशेषताएं, आप देख लीजिए। तो ये क्या है, जो भाबर है, ऐसे मैंने आपको जो बताया था, ये शिवालिक है, तो इसी के गिरिपात से, इसका गिरिपात में ये एक चौड़ी पट्टी के रूप में, बहुत ज्यादा चौड़ी नहीं, 8 से 10 किलोमीटर की चौड़ी पट्टी के रूप में इसी के समानांतर ऐसे ही गोला गोला फैलते हुए ऐसे 8 से 10 किलोमीटर इसका विस्तार है, ठीक है। और इसमें नदियां आती हैं तो इसमें समाहित हो जाती हैं, इसमें विलीन हो जाती है, इसमें दिखती नहीं है। बहुत बड़ी नदी है तो थोड़ा बहुत दिखेगा, नहीं तो छोटी मोटी नदी है तो पूरी तरीके से समाहित हो जाती हैं। आप लोग इमेजिन कर सकते हैं, है ना, ठीक। तो क्या है, इसकी चौड़ाई लगभग 8 से 10 किलोमीटर, इसकी चौड़ाई जो है 8 से 10 किलोमीटर है, ठीक। इसमें क्या है, देखिए यहाँ पर जो नदियां इसमें विलीन हो गई, उसके बाद कुछ दूर आगे जाके, ठीक है। अब चूंकि एक चीज और आप सोचिए कि जब ये इतना इस तरीके से पथरीला होगा, वहां पर पूरा कंकड़ पत्थर होगा, तो क्या कृषि उपलब्ध वहां पर हो सकता है ऐसे क्षेत्रों में? नहीं, ऐसे क्षेत्रों में कृषि नहीं होता। तो क्या है, भाबर क्षेत्र में कृषि नहीं की जाती, ठीक है, होगा ही नहीं, है ना। हाँ, अब अगला क्षेत्र आता है, देखिए, अब जो बड़े बड़े पत्थर थे, बड़े बड़े कंकड़ थे, बजरी थी, यहाँ पर इकट्ठा हो गए, उसको नदी आगे ले जाके अपने साथ नहीं बहा पाई, तो यहाँ पर उनका यहाँ पर निक्षेपण हो गया, ठीक है। आप लोग को मैंने पहले बताया, नदियां जैसे जैसे आगे बढ़ती हैं उनमें ऊर्जा की कमी होती है, तो अपनी ऊर्जा के हिसाब से यहाँ तक लाने का ऊर्जा था, यहाँ पर निक्षेपण हो गया। लेकिन अभी क्या है कि उनमें इतनी ऊर्जा बची, जो छोटे जो कंकड़ हैं, रेत हैं, है ना, जो छोटी बजरियां हैं, उनको तो बहा के आगे लेके जाएंगे, है ना। तो क्या है कि आगे वाला क्षेत्र, ये देखिए इस तरीके का, कहने का मतलब भाबर के दक्षिण में, भाबर के और दक्षिण में आते हैं हम लोग को एक क्या मिलता है, कौन सा प्रदेश मिलता है, तराई प्रदेश मिलता है। कौन सा, इसको क्या बोलते हैं, तराई प्रदेश। इसकी चौड़ाई लगभग 10 से 30 किलोमीटर, कहीं पर 10 किलोमीटर तो कहीं 30 किलोमीटर। आपको अलग अलग किताबों में इसकी भी अलग अलग चौड़ाई मिलेगी, लेकिन आप मान के जो माना है कि वो 10 से 30 किलोमीटर का है। क्या है, 10 से 30 किलोमीटर का, ये इसके दक्षिण में है, बात समझिए, ठीक है, इस तरीके से।
तराई क्षेत्र है। क्या है इसकी चौड़ाई? 10 से 30 किलोमीटर। यहाँ देखिए कि जो नदियां यहाँ पर अदृश्य हो गई थी वो इस तराई प्रदेश में क्या होती हैं? दिखने लगती हैं, दृश्यमान होने लगती हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं दृश्यमान। तो यहाँ पर क्या हुआ? दिखने लगी। कारण क्या है? क्योंकि ये बहुत छोटे छोटे रेत होते हैं, छोटे छोटे पत्थर कंकड़ बहुत छोटे होते हैं, तो इनमें क्या हुआ? नदियां पुनः यहाँ पर दृश्यमान हो जाती हैं। और जब पुनः दृश्यमान होती हैं तो आप समझ सकते हैं कि ये पूरा क्षेत्र कैसा होगा? दलदली है ना, इसलिए इसको तराई भी बोलते हैं। क्या होगा ये क्या हो जाएगा? पूरा दलदली। कारण यहाँ पर पानी की उपलब्धता है ना, यानी यहाँ नदियां निकल जाती हैं। एक चीज और देखिए कि यहाँ पर नदियां क्या है, जब निकलती हैं तो यहाँ से नदियां फैल के, मतलब अभी कोई घाटी का निर्माण नहीं हुआ कि नाले नुमा या फिर सकरी घाटी बन गई उसमें बह, यहाँ नदियां निकलती है तो यहाँ फैल के बहती हैं। काफी कैसे फैल के बहती हैं, तो उसको देखेंगे अभी फैल के बहने के लिए। पर ये देखिए कि तराई प्रदेश है, दलदली है। तो अब देखिए यहाँ पर मैंने आपको बताया कि जो छोटे छोटे कण वाली मिट्टियां भी यहाँ पर हैं, है ना। तो इसमें क्या कर सकते हैं आप? इसमें कृषि की उपलब्धता थोड़ी बहुत है, पानी की उपलब्धता तो है ही है। तो यहाँ पर आप गेहूं, धान, गन्ना आदि की कृषि कर सकते हैं। समझ में आया आप लोग को? देखिए भाबर क्षेत्र में नदियां अदृश्यमान हो गई, अदृश्य हो गई, यहाँ पर दृश्यमान हो गई, और उसके बाद इस क्षेत्र को पूरा दलदली रूप बनाते हुए फिर नदियां यहाँ पर फैल कर, ठीक है, यहाँ नदियां काफी फैल कर बहती हैं। ठीक है, यहाँ से नदियां इस तरह फैल के बहती हुई क्या हुई? निकली। अब ध्यान दीजिए कि नदियां जब यहाँ से निकली तो पहले फैल के बहती हैं नदियां, और जब फैल के बहेंगी तो इनसे भी जो छोटे अवसाद के कण होंगे अपने साथ, यहाँ तो छोड़ेंगे नहीं ना, जो यहाँ पर छोड़ने लायक था यहाँ पर छोड़ दिया अवसाद, जो और महीन के कण हुए, और महीन कण हुए, उनको अपने साथ लेते हुए आगे बढ़ी। ठीक है, क्योंकि नदियों में अवसाद हमेशा रहता है, जब तक तो बहती हैं अपने घाटी को भी काट के उसमें अवसाद इकट्ठा करती हैं, प्लस जो पीछे से लाती हैं उनको उनका भी प्रभाव करती रहती है। ठीक है, तो मैं बता रहा हूँ कि इनसे भी जो छोटी कण है उनको लेते हुए नदियां आगे बढ़ रही हैं। देखिए, और चूंकि मैंने ये आपको बताया कि वहां से आपके तराई प्रदेश से निकल के फैल के बहती हैं, जब फैल के बहेंगी तो आप थोड़ा इमेजिन कीजिए कि वो किनारे किनारे पूरा क्या करेंगे, जैसे बीच में उनकी गति थोड़ा ज्यादा रहती है ना, लेकिन जो फैल के बह रही है तो जो उनके साथ जो अवसाद है वो क्या होंगे? किनारे जमा होते चले जाएंगे। क्या होंगे? किनारे आपके क्या होंगे? अवसाद आपके जमा होते जाएंगे, है ना। इस तरीके से किनारे क्या होगा? अवसाद जमा होता चला जाएगा, और ये काफी समय तक इस तरह होता रहता है। ठीक है, इससे क्या हुआ? ये काफी समय तक जब ऐसा होता गया कि नदियां फैल के बहती गई और अवसादों का निक्षेपण होता गया, तो ऐसे नदियां फैल के बहने गई, यहाँ पर क्या हो गया? दोनों साइड क्या हो गया? अवसादों के निक्षेपण से उच्च भूमि का निर्माण हो गया। क्या हो गया? यहाँ की भूमि थोड़ी ऊंची हो गई। अब समझिए आप, जब भूमि ऊंची हो जाएगी इस तरीके से, मान लीजिए आपकी ऊंची भूमि हो गई, ठीक है, समझिएगा इसको। अब नदियां अब क्या करेंगी? ऊंची भूमि तक ज्यादा नहीं पहुंच पाएंगी, और क्या करेंगी? अब बीच से बहना स्टार्ट कर देंगी, है ना। अब क्या है? अवसादों के निक्षेपण से भूमि ऊंचे हो गए इस तरीके से, है ना। अब नदियां क्या हुआ? इधर बहुत ज्यादा यहाँ पर पहुंचना उनके लिए आसान नहीं हुआ, तो क्या हो गया? अब नदियों का देखिए वेग, देखिए क्या हो गया? इस तरीके से बहने लगी। ठीक, समझ गए आप लोग? देखते जाइए तो दिमाग में आपके बैठता जाएगा, है ना। तो ये वाला जो प्रदेश हुआ, इसी प्रदेश में जो मतलब पहले जलोढ़ मृदा से बना हुआ है, लेकिन पहले बना हुआ है, अब वहां पर मतलब यहाँ पर जो नदी का पानी अब वहां पर पहुंच नहीं पा रहा है ऊंचाई की वजह से। ठीक है, तो ये वाला जो प्रदेश आपका निर्माण हुआ, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? बांगर प्रदेश। क्या बोलते हैं इसको? बांगर प्रदेश। बांगर प्रदेश। और नदी, ये जो मुख्य नदी बनी, उसके बाद क्या हुआ? नदी अपने जब घाटी में बहने लगी तो ये इस तरीके से, है ना। तो आप समझिए कि ये बांगर प्रदेश हुआ, लेकिन उसके देखिए बीच में एक आपको दिख रहा होगा ना, ये प्रदेश, ठीक है, ये प्रदेश दिख रहा होगा। इसी को हम लोग खादर भूमि कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं? इसको हम लोग क्या बोलते हैं? खादर। ये वाला आपका जो हो गया, ये क्षेत्र हो गया जो आपका, ये क्या हो गया आपका? खादर प्रदेश। क्यों खादर को क्यों बोलते हैं?
क्योंकि इस क्षेत्र में नदियों में जब बाढ़ आता है, मतलब जब बाढ़ आता है इस क्षेत्र में तो पानी नहीं पहुंच पाते, काफी ऊंचा हो चुका है। लेकिन खादर वाले प्रदेश में नदियां हमेशा जब भी बाढ़ आता है, जब भी उसमें पानी की अधिकता होती है नदी में, तो वो अपने अवसादों को ले जाकर यहाँ पर इसमें नवीनीकरण करते रहते हैं। खादर भूमि का नवीनीकरण हर बाढ़ के समय होता रहता है। बात समझ गए आप लोग? मतलब जब भी नदियों में पानी की अधिकता होती है तो वो खादर प्रदेश में होकर बहती है, और खादर प्रदेशों में इसलिए वहां पर जो जलोढ़ मृदा होती है उसका नवीनीकरण हर बार होता रहता है। तो इसी के लिए इसको जो खादर प्रदेश होता है इसको लोग क्या बोलते हैं? नवीन जलोढ़ मृदा का मैदान। बात समझ गए आप लोग? नवीन जलोढ़ का मैदान। और बांगर भूमि क्या बोलेंगे? पुरानी जलोढ़ मृदा का मैदान। अब देखिए क्वेश्चन आपका स्टेट पीसीएस या स्टेटमेंट में कैसे आएगा, यूपीएससी में कैसे आएगा, इसी तरीके से दिया रहेगा। नवीन जलोढ़ मैदान कैसे लिखा रहेगा? नवीन जलोढ़ मैदान को बांगर प्रदेश कहते हैं और पुरानी जलोढ़ मैदान को खादर प्रदेश कहते हैं। अगर आपको पता है तो आप बोलेंगे नहीं, दोनों गलत है। नहीं पता है तो आप कुछ भी कह लीजिए, है ना। क्या है? खादर क्या है? नवीन जलोढ़ मृदा का मैदान है, और बांगर क्या है? हमारा पुरानी जलोढ़ मृदा का मैदान है। ठीक है। या इसमें और किस तरीके से पूछ सकता है? ये पूछ लेगा कि मैं उत्तर भारत के मैदानी भागों में जो उच्च भूमि है, नदियों द्वारा लाए गए जलोढ़ से बना उच्च भूमि है, उसको खादर कहते हैं। नहीं, खादर नहीं, उसको बांगर कहते हैं। मैंने पहले बताया ना, लगातार जो फैलक नदियां बह रही थी उससे जिसका निर्माण हुआ, लगातार ऊंचा होता गया, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बांगर। बात समझ गए आप लोग? देखिए, अब खादर की तो अपनी विशेषता अलग हो गई। क्यों? क्योंकि अगर वो वहां पर जलोढ़ मृदा का हमेशा नवीनीकरण हो रहा है तो उसकी मृदा सबसे ज्यादा उपजाऊ। बात समझ रहे हैं आप लोग? सबसे ज्यादा उपजाऊ होगा। अब जो उपजाऊ है तो वहां पर क्या होगा? पानी तो हमेशा मिलता रहता है। इसलिए आपने सुना होगा नदी के किनारे, नदी घाटियों के जो किनारे की जो भूमि होती है बहुत उपजाऊ होती है, वहाँ कृषि बहुत अच्छी होती है। अगर वो बाढ़ से वहां पर बाढ़ का समय छोड़ दे तो बाकी समय की कृषि वहां पर बहुत अच्छी होती है। ठीक है। तो क्या होगा? ये खादर वाली भूमि की विशेषता क्या होगी? ये कृषि के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी है। ठीक है, उर्वर है। बांगर प्रदेश का बारे में आप थोड़ा सा जान लीजिए। बांगर जो पुरानी जलोढ़ मृदा का मैदान है, चूंकि मैंने पहले बताया ये उच्च भूमि है। ठीक है। इसी बांगर प्रदेश का अगर ऐसा क्षेत्र जहां पर वर्षा भी न होती हो, क्या होगा? शुष्कता हो जाएगी, है ना। मतलब इस ऐसे बांगर का ऐसा प्रदेश जहां पर वर्षा की भी कमी हो, शुष्कता हो, तो वहां पर क्या होगा? वहां पर मिट्टी में लवणता और क्षारीयता में वृद्धि हो जाती है। क्या हो जाती है? लवणता और क्षारीयता में वृद्धि हो जाती है। और उस लवणता और क्षारीयता में वृद्धि होने के कारण उस उधर की जो मिट्टी होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रेत या ऊसर। क्या बोलते हैं? रेत या ऊसर भूमि। ठीक है, ऊसर भूमि। ये ऐसे भूमि आपको कहाँ मिलेंगे? आपके बांगर प्रदेश में मिलेंगे। कहाँ मिलेंगे? बांगर प्रदेश में। ठीक है, ये क्षेत्र में। ठीक। और इसी बांगर प्रदेश में कहीं कहीं क्या होता है, चूंकि शुष्क होता है, यहाँ पर जो पुराने जलोढ़ मृदा उसमें बालू भी होते हैं। ठीक है। तो कहीं क्या होता है, जो ऊपर का मुलायम मिट्टी होती है कहीं हट जाती है, या फिर बालुओं का निक्षेप हो जाता है। मतलब कहीं उधर की भूमि या तो पथरीली हो जाएगी, या तो वहाँ पर बालू का एक तरीके से पूरा हो जाएगा, वहाँ पर सॉफ्ट मिट्टी वहाँ पर नहीं रहेगी। तो ऐसे प्रदेश को भूड़ प्रदेश भी कहते हैं। क्या करते हैं? एक और नाम जानेंगे, भूड़ क्षेत्र। क्या होता है भूड़ क्षेत्र? ये भी आपका कहाँ का, किसमें पाया जाता है? आपके बांगर प्रदेश में पाया जाएगा। किसमें? बांगर प्रदेश में पाया जाता है। तो आपने देखा कि भौतिक लक्षण, देखिए भौतिक लक्षण बताया ना, यहाँ पर बड़े बड़े पत्थर, फिर उससे कम, फिर उससे, है ना। ये भौतिक लक्षणों के आधार पर इसको मैंने आपको 5 भागों में बांट के दिखाया। 4 भाग हो गए हैं, 5वां आपका क्या है? डेल्टा। डेल्टा मैंने आपको पहले बता चुका है। नदियां जब ना जाती हैं, जहाँ मुहाना बनाती हैं, जैसे ये समुद्र हो गया, है ना। मुहाना बनाने से पहले क्या करती हैं? इस तरीके से बालुओं का, अवसादों का एक निक्षेपण करती जाती है, डेल्टा के रूप में बनाती है। इसी को लोग डेल्टाई प्रदेश कहते हैं। और बहुत प्रसिद्ध है अपने गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा, सुंदरबन डेल्टा, जिसके बारे में डिटेल जानकारी मैंने आपको अपवाद तंत्र में दिया है। आप लोग कृपया जाकर उसको देखें, क्योंकि आप जो ये सुंदरबन का डेल्टा है, ये सिर्फ डेल्टा प्रदेश ही न होकर विश्व का सबसे बड़ा
डेल्टाई प्रदेश तो है लेकिन उसकी अपनी उपयोगिता भी है। वहाँ पर मैंग्रोव वन है ना, और वो जैव विविधता सबसे रिलेट करके मैंने वहाँ पर आपको बताया है, और ये है इम्पोर्टेंट। ठीक है, ये देख लीजिएगा। इस तरीके से डेल्टा प्रदेश तो आप लोग को बहुत ज़्यादा बताना नहीं, वो मैंने बता चुका है। यहाँ पर यही होता है, मैंने बता दिया है ना। ठीक है, लेकिन बाकी और चारों चीज़ आपके दिमाग में रहना चाहिए। एक बार इसको रिकॉल करते हैं। देखिए, ये शिवालिक हिमालय की गिरिपाद में हिमालय नदियों द्वारा लाए गए बड़े बड़े जो पत्थर, कंकड़, बजरी होता है, उनके निक्षेपण वाले प्रदेश को हम लोग भाबर कहते हैं। वहाँ पर इसकी जो चौड़ाई होती है वो गिरिपाद से लगभग 8 से 10 किलोमीटर की होती है। ठीक है, 8 से 10 किलोमीटर की होती है। इसमें क्या होती है, नदियाँ अदृश्य हो जाती हैं, छोटी मोटी नदियाँ बिल्कुल अदृश्य हो जाती हैं। फिर उसके बाद कुछ दूर का, मतलब ये 8 से 10 किलोमीटर का जो पट्टी है, वहाँ से निकलने के बाद भाबर प्रदेश के दक्षिण में, इसके दक्षिण में हम आते हैं तो हमको तराई प्रदेश मिलता है। क्या मिलता है, तराई प्रदेश। तराई प्रदेश जैसे आपको नाम से पता चल रहा है, तर यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर आपकी नदियाँ वापस निकल जाती हैं। ठीक है, ये दलदली प्रदेश होता है, यहाँ पर थोड़ा बहुत खेत कृषि किया जा सकता है। उसके बाद वहाँ से नदियाँ पूरी तरह से चलती हैं तो फैल के बहती हैं, और फैल के बहने की वजह से अवसादों किनारे किनारे अवसादों का लगातार विक्षेपण होता है, जिससे हमारा पांका प्रदेश बनता है। और फिर जो मुख्य नदी होता है, नदी का मेन चैनल होता है, उसके एकदम पास की जो भूमि होती है 8 से 10 किलोमीटर की, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, खादर प्रदेश। क्या बोलते हैं, खादर प्रदेश। और ये कृषि के लिए बहुत उपयोगी होता है। ओके, ठीक है, इस तरीके से आपका भौतिक आधार पर मैंने इसका विभाजन कर दिया। अब आपका बचा है प्रादेशिक विभाजन। ठीक है, देखिए मैं सोच रहा हूँ कि इस वीडियो को अभी यहीं पर पॉज कर देते हैं। प्रादेशिक विभाजन में आपको अगले वीडियो पर बताते हैं। ठीक है, क्योंकि ज़्यादा बड़ा नहीं बनाना है इसको, आप लोग एक बार फिर से समझिए। अब नेक्स्ट वीडियो में जल्दी इसी फिगर पे ही बनाऊंगा, फिगर ऐसा ही रहेगा आपका। ठीक है, तो देख लीजिएगा आप लोग इसको एक बार फिर से। बहुत इंपॉर्टेंट है आपका भौतिक आधार पर आपका ये विभाजन, इसको समझ लीजिएगा कैसे बना है। एक्चुअली लोग कंफ्यूज इसी तरीके से होते हैं। तो मैं जैसे ये शिवालिक है, इसके दक्षिण में कैसे विस्तार हुआ है, फिर ये खादर बांगर बना कैसे, इसमें थोड़ा सा अगर क्लियर फिगर के हिसाब से नहीं समझेंगे तो थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है। और मैंने इसलिए इसका ओरिजिन से लेके इसका पूरा बताया है ना। अगर आप लोग को जरा सा भी इसमें अगर डाउट होता है ना, जरा सा भी डाउट होता है तो आप लोग कृपया कमेंट करेंगे। ठीक है, कमेंट करेंगे तो मैं आपको इसको क्लियर कर दूंगा फिर से, ये श्योर है। लेकिन आप लोग कंफ्यूज मत रहिएगा। ओके, वीडियो देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया अपना सपोर्ट बनाए रखें। थैंक यू वेरी मच।